फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ यूपीपीसीएस मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें ऐसी चीजें होंगी डिस्कशन के दौरान जो बहुत जरूरी है। आपको उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कैसे पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पढ़ना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। और इसके अंतर्गत जो हिस्ट्री का सेक्शन आता है, उसके बाद ज्योग्राफी आएगा, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी आएगी। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको पता है। तो इस क्वेश्चन में हर वीडियोस के अंत में या कहीं कहीं बीच बीच में भी कुछ आपको मैं टिप्स देते जाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ज़्यादा लंबा है, वैसे थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन स्किप ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस पे हम देखते हैं और उसके बाद एक बार मैं सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं साथ जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके उनके आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या उसमें उनमें पॉइंट्स देने हैं, इस पे मैं डिस्कस करूंगी। हो सकता है बीच बीच में भी मैं वीडियो बना के उन चीज़ों पे डिस्कस करूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। और उसके बाद में हर जितने पेपर्स हैं उनके रिगार्डिंग मैं एक मॉडल क्वेश्चन सेट बनाऊंगी। हाँ, सारे सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर्स हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे। या फिर मेरा एफर्ट ये होगा, उसमें कोशिश ये होगी कि मैं आपको बता सकूं कि कोई भी क्वेश्चन पे किया उसका आंसर कैसे लिखना है। मेन ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे मैं आपको ट्रिक्स दूंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जहाँ से आपको किसी कोई भी पेपर हो, लेकिन उन चीज़ों को आपको हमेशा तैयार करके रोज उनको तैयार करना है। एवरीडे आपके रूटीन का वो पार्ट होगा और आपको उन चीज़ों को तैयार करके हमेशा रखना है और रिवाइज करते रहना है। और कोशिश करना है कि उनको यूटिलाइज कहाँ पे किया जाए, किस पेपर में किया जाए, किस तरीके से किया जाए, डायग्राम के तहत किया जाए, कोई चार्ट बना के किया जाए, डेटा को नॉर्मल डाला जाए, कैसे उसको आपको प्रेजेंट करने का तरीका जो होगा, कहाँ पे रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन कल्चर को के बारे में जो है, और उनके बारे में एक लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उनके आप सोर्सेज बताइए। तो सोर्सेज में जनरली एंशियंट इंडिया के बारे में, उनके बारे में सोर्सेज पूछा जा गया था। तो सोर्सेज के बारे में हमारा क्या कहता है, हम सीधे एकदम बिल्कुल सीधे वेद पे चले जाते हैं, चार वेद के बारे में डिस्कस करते हैं और लगता है कि ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें कहीं भी बहुत आपको एक्सप्लेन करने का नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उतना स्कोप नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चारों वेद के नाम देंगे, उनके बारे में उसी लाइन में, उसी बोर्ड में करके आप लिखेंगे कि उन वेदों में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या किन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे अर्थशास्त्र की बात करेंगे, कलहन की राज तरंगिणी के बारे में बात करेंगे, संगम साहित्य के बारे में बात करेंगे। जितनी उसके बाद आपको वो है जितनी और भी जितनी या फिर कोई इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, उसके बारे में मेगास्थनीज की जो है बुक है, ठीक है, इंडिका, उसके बारे में आप बताएंगे। वो सारे जो सोर्सेज हैं जिनको हम पढ़ के पता लगाते हैं कि एंशियंट जो इंडिया होगी उसके डेवलपमेंट कैसा था, उनकी सोसाइटी एंड कल्चर क्या क्या उनके इंसिडेंट थे। ये सारी चीज़ों को जब पता करते तो बहुत सारे जितने आपको रेफरेंस की चीज़ें मिल जाएंगी, उनको आप उनका नाम इकट्ठा कर लें। अगर राइटर का नाम है, वो राइटर का बिल्कुल नाम इकट्ठा वहाँ पे कलेक्ट करके रख लें और उसी को एक एक लाइन में आपको करके और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है। हर क्वेश्चन के अंत में याद रखना है आपको कि विदाउट कंक्लूजन आपको किसी भी क्वेश्चन को एंड नहीं करना है। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन है और 12 नंबर के क्वेश्चन है, तो दोनों में बिल्कुल स्कोप है कि आप एक कंक्लूजन छोटा सा दो लाइन का कंक्लूजन बिल्कुल ड्रॉ करें। और कंक्लूजन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए उसको एंड करने का, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। लगे कि एक कोई भी लिखने वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत विजनरी है, चाहे वो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन हो दिया गया हो, उसमें भी आप बहुत हो सकता है कि वैसा क्वेश्चन हो जहां आप जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, आप बहुत पॉजिटिव चीजें आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं दिखा सकते। डेटा भी आपका यही कहेगा, जितने डेटाज हैं आपको एनएसएसओ ने जितने डेटा कलेक्ट किए हैं आप उसका यूज करते हैं। तो वो जो चीजें हैं आपको दिखाना है, बट लास्ट में आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको पॉइंट करना है, पॉजिटिव
और डायरेक्शन की तरफ आपको पॉइंट करना है और क्वेश्चन को करते समय हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, ये ध्यान रखना है। कितना भी निगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर जितनी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि आपको चेक करना चाहता है एग्जाम, आपसे जानना चाहता है कि अगर कितनी भी हमारी कंट्री की स्थिति कहीं भी बहुत खराब है, मान लीजिए कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, फ्लड है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है वहां लोग, लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना है। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, कोई ऐसा मेजर आप नहीं ले सकते, कोई डिसीजन अच्छा ले नहीं सकते। तो आपको बेसिकली ये एग्जाम लेने का ही ये पर्पस होता है, आपको तैयार कितने हैं, आप किन किन पैरामीटर्स पे आप तैयार हैं, आपको वहां चेक करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कंक्लूजन की तरफ जाए हमेशा बैलेंस रखना है। और जहां तक आपको कोई निगेटिव एग्जाम क्रिटिकली एग्जामिन करने के बारे में पूछा जाता है, अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती है, तो पॉपुलेशन के साथ डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, सबको पता है ये बात। आप उनको बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे पॉजिटिव भी दिखाएंगे। जब निगेटिव आप दिखाएंगे उसके बाद लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी जो चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के साथ जोड़ के ये देखी जाती है, 2014 के बाद क्या परिदृश्य को समझाइए, पर्सपेक्टिव को वहां समझाना होता है। उस कंडीशन में आप ये सिर्फ नहीं कह सकते कि हाँ जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पावर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ, स्कोप नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के स्कोप नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको बताना जरूर है, डेटाज आपको एनालिसिस का रखना है, बताना है कि इस रफ्तार से इतनी तेजी से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और उसका एक मेन हमारा जो रीजन है वो भी है कि डे बाय डे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा है, वो कम जनरेट हो रहा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। एक माइग्रेशन भी इसका बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ी का। और दूसरा ये भी है कि रूरल टू अर्बन का जो माइग्रेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके कारण हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी हैम्पर हो रहा है, काफ़ी डैमेज हो रहा है कई कई बहुत ज़्यादा जगहों पे। तो ये भी आपको चीज़ है, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कि गवर्नमेंट ने कितनी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। उसके लिए कितना कैश दिया जा रहा है, किस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है, हर ग्रुप के लिए अलग अलग इंक्लूसिव ग्रुप ग्रोथ के तहत कैसे कैसे हर ग्रुप को शामिल करने की कोशिश की जा रही है, बैंकिंग सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या किया गया है। तो आपको इसमें मल्टी डायमेंशनल होने की जरूरत पड़ेगी, एक चीज पे बिल्कुल फोकस होकर आप सिंपल नहीं जा सकते। तो ध्यान रखना है जब भी आंसर लिखे, अप्रोच आपको बहुत, एक तो आपका माइंडसेट जो होना चाहिए बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट के साथ हमेशा आप तैयारी करें, चाहे तैयारी हो या फिर आपको आंसर राइटिंग हो, हमेशा। और दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बैलेंस, हमेशा आपका जो तरीका होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बहुत सबसे जरूरी कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। जब तक आप कंप्रिहेंसिव चीजों को नहीं बताते हैं तब तक आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक जब भी टॉपिक बताती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा आपको इनपुट देते जाती हूँ, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन के जो भी करते हैं उसके दौरान आपको बहुत थोड़ा सा आपका जो रास्ता है, वे प्रिपरेशन जो है भी आपका वो थोड़ा इजी बन जाए, मेरी कोशिश यही रहती है, ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन आता है जितने, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है जब भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो क्रोनोलॉजी, हमेशा क्रोनोलॉजी को उसमें याद करके ही चलना। आपको क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री आने का मतलब आपको इवेंट्स के डेट याद, डेट नहीं कह सकते, ईयर जरूर कहते हैं, ईयर जरूर आपको याद रखनी है, ईयर जरूर याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी में बहुत इजी होगा। और उसके बाद आपको ये इवेंट्स जितने पर्सनालिटी इशू, तो सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज है कि कंसिक्वेंस। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में दो ही चीजें, एक तो क्रोनोलॉजी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कंसिक्वेंस। कोई भी क्वेश्चन पूछने का यही मतलब होता है कि उसका परिणाम क्या हुआ, इन फ्यूचर उसका क्या मतलब हुआ, हमेशा।
तो कॉन्सिक्वेंस को हमेशा ध्यान में उसको रख के चलेंगे जितनी भी। उसके बाद पर्सनालिटी से क्वेश्चन आता है, तो पर्सनालिटी का क्वेश्चन आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनकी जो भी पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाए आप ध्यान देंगे। जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक कॉमन जो फैक्टर होगा वो होगा उनकी लीडरशिप क्वालिटी बताने की। हमेशा किसी चीज के बारे में आप जैसे गांधी जी के बारे में पूछा जाए, सुभाष चंद्र, हाँ अगर टैगोर जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जाए तो लीडरशिप से ज्यादा उनके लिटरेचर का जो पक्ष होगा वो काफी मजबूत होगा। तो वहां पे आपको दिखाना है और इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी में क्या उसका इम्पैक्ट रहा वो दिखाना है। लेकिन ज्यादातर अगर मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो ज्यादातर वैसे पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टॉप लीडर रहे हैं, किसी भी मूवमेंट को उन्होंने लीड किया हो। तो वो ध्यान रखना है, उनकी स्पेशल जो क्वालिटी है उसको जरूर आपको मेंशन करना है और उनके काम को फिर बताना है। उनके द्वारा कोई अगर बुक्स लिखी गई है, मैगजीन में वो एडिटर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जरूर बताएं। उसके बाद बताना है कि उनके इस मूवमेंट का बाद में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और कौन कौन से बाद में जो मूवमेंट आए इससे जुड़ते चले गए। ठीक है, तो ये चीजें उनको उस पर्सनालिटी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो जरूर मेंशन करना है। आते हैं अब फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बारे में कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये उसी टाइप की क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एनालिसिस करना है, कहीं कहीं पूछा जाएगा क्रिटिकल एग्जाम में तो वहां पे आपको एनालिसिस करना होगा, दोनों पक्ष बताना होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना होगा कि इसमें कैसे लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पर्सनालिटी से पूछा जाए तो उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कभी भी नहीं करना है। ठीक है, अब जनरल डायर से पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, वैसे पर्सनालिटी को इंक्लूड करेंगे नहीं, यूपीएससी हो चाहे भी स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं, जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, आपको भी कंट्रीब्यूशन पता है, उसमें एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए। और उसमें किसका रोल रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबका वैसे सबका रोल रहा है कहीं, लेकिन उनका जो रोल रहा है वो प्रोमिनेंट रोल रहा है। तो उनके रोल को बताना है किन स्टेजेस में, जैसे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे हैदराबाद का रहा, जूनागढ़ का रहा, बाई फोर्स यहाँ करना पड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जेल के, कहाँ रेफरेंडम का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो इन चीजों को आप डिस्प्यूटेड जो भी एरियाज है ना उनको आप ठीक से कर लेंगे, वो हमेशा काम देगा। जनरल नॉर्मल इश्यूज जो भी होंगे, आपके बाउंड्रीज के भी जो भी इश्यूज होंगे, नेशनल सिक्योरिटी का जब भी कंसर्न आएगा तो आपको JNK को भी रख के चलना है। ठीक है, तो वहां पे आपको तैयार करना है, तो इन चीजों को तैयार। और हिस्ट्री में अगर आपको स्कोप हो तो थोड़ा सा उस रीजन का मैप ड्रॉ कर देंगे, छोटा सा मैप, वहां पे अगर स्कोप हो तो छोटा सा मैप ड्रॉ कर देंगे, उसमें बहुत क्लियरिटी होती है उसमें। ठीक है, वहां करने के बाद आप जो भी स्पेशल जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं मॉडर्न इंडिया में वो ठीक से कर लेंगे। वो वैसे आपको हर जगह पढ़ना है, पीटी में भी हर जगह पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पैटर्न कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि एक जो क्वेश्चन होगा वर्ल्ड हिस्ट्री से वो किसी पर्सनालिटी के बारे में होगा, और वो भी उनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूछा गया तो उनके बारे में आपको पूरी हर चीज जानना पड़ेगा। हालांकि उनका बहुत कुछ नहीं, आपको ये नहीं कि बर्थ कहाँ हुआ था, ये कहाँ, नहीं नहीं नहीं, अपब्रिंगिंग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कीजिए। उस स्टेटमेंट को अगर बेटर है कि वो स्टेटमेंट आप खुद लिख दें आंसर में, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, ये एक अच्छा तरीका है। तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जितने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो 5 उसके हैं वर्ड्स कौन कौन से लिए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए हैं, वो आपको देखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बाद में, हाँ यहाँ आपको ध्यान रखना है जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े तो जो भी इंसिडेंट्स हुए उनका इम्पैक्ट क्या होता है बाद में, वर्ल्ड वाइड उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत जरूरी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ वो हमें जानना बहुत जरूरी है, वो डेमोक्रेसी के लिए कितना बेनिफिशियल रहा,
वो भी हमें बहुत जानना जरूरी है। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हर जगह देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी वो पढ़ेंगे या इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जरूर आता है। ठीक है, अब बात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। आज सब कुछ उसी पे डिपेंड, तो जब चीजें उन्हीं पे डिपेंडेंट है तो आप उन चीजों को, बेसिक चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रीजन रहे, क्या इम्पैक्ट रहा, और थोड़ा सा उनका एरिया भी आप बता देंगे कि कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स के से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फिक्स है। 3-4 टाइप के वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको एक दिन किसी वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर दूंगी उन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जर्मनी के बारे में भी पूछा जाता है, उसका एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, हिटलर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को, जितने भी हैं, सेंट्रल कंट्रीज कौन कौन से हैं, सेंट्रल उसमें फोर्स कौन कौन से थे, उसके बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको बाउंड्री से, नेशनल बाउंड्री से क्वेश्चन है, सोशलिज्म है, फासिज्म है, इन चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको नॉर्मल रट लेना है और उसका इम्पैक्ट अभी के टाइम पे क्या रेलिवेंस है, ठीक है, वो जरूर दिखा देना है। इनमें और कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो कंसोलिडेशन, ये तो मैंने बता दिया। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर की कोई भी एक जो बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, उससे आप उसके स्पेशल फीचर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वहीं पे आपको स्टिक रहना है और वहीं से आपको लेके वहीं से स्टार्ट करना है कि स्पेशल फीचर क्या है। या फिर कभी लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा, कभी कभी भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसको जरूर उसके स्पेशल जो उसके फीचर्स होंगे उनको जरूर मेंशन करें। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ये नॉर्मल है क्वेश्चन। वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एवरेज मार्क्स देकर जाते हैं। अगर रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी देखेंगे तो ये एवरेज आपको मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। बहुत आपको, हाँ, कुछ अगर आपने रिपोर्ट कर दे दी, जैसे आपको यूएन की कोई रिपोर्ट ऐसी है दिया, यूएन का कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में 1979 में हुआ था, वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस, उसकी अगर आपने कुछ चीजें दे दी, ऐसी ऐसी अगर चीजें आप पिक करके देते हैं, तब शायद ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इसमें लीड ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें नॉर्मल मार्किंग होती है, एवरेज मार्किंग होती है। तो आते हैं अब देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके कोई कोई, जैसे आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा या फिर कोई कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, आपका बहुत स्ट्रांग होगा उस पर पकड़, तो वैसे को आप बेस्ट बना लीजिए, ध्यान रखें। और जो आपका बिलो एवरेज, वैसे सब्जेक्ट जो आपको पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है नॉलेज, ठीक है, उसको आप बेटर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमेशा बेस्ट करने की उसकी कोशिश कीजिए जो आपका भी बेटर है। एवरेज वाले को आप बेस्ट तक पहुंचाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो एरियाज, वो टॉपिक सारे आपको पता है, उसकी एक सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए, सबसे पहले, क्योंकि आपको अपलिफ्ट करने में सबसे बड़ा रोल रिजल्ट दिलाने में उसका रहेगा। और किसी सेक्शन को वैसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स देके जाते हैं। अब मैं पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी इसमें डायमेंशंस है कि आपको थोड़े 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 थोड़े, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे इंडिया में है वो किससे रिलेटेड है, ओवर पॉपुलेशन की समस्या। चाहे आपको पॉवर्टी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर क्राइम हो, या फिर आपको जितने भी बस्ती होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन की शिकार है। इसमें ये भी आपको मेंशन करना, क्रिटिकल एग्जाम करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको जितनी ये पॉपुलेशन की पॉलिसी बनी है, इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, हम कहाँ फेलियर हैं, ये सारी चीजें आपको एक लाइन दो लाइन में लेकिन देनी है। और सारे उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं आपको बताना पड़ेगा। सोशल अगर सेक्टर की बात करें तो कहाँ है पॉपुलेशन के कारण क्या इश्यूज आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी में क्या इशू आ रही है, कल्चरल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उससे, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, इंट्रूडर्स की प्रॉब्लम है,
बांग्लादेश से जो इंट्रूडर्स आते हैं, पॉपुलेशन के ही कारण तो आते हैं। हम अपनी खुद की पॉपुलेशन, उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे यहाँ से जो लोग भी जाते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में जाते हैं, बहुत लोग वहां जाके बहुत सारी ऐसी लाइफ को जीते हैं जो कि सही नहीं है। तो ये तो ओवर पॉपुलेशन का है। स्लम एरिया इतना बन रहा है, डे बाय डे उसका बढ़ता जा रहा है। क्यों? ओवर पॉपुलेशन। तो उसको हर चीज को जोड़ के देखना है। और एक दो रिपोर्ट जितनी हो आपको, अगर डेटा है, रिपोर्ट हो, तो उसमें जरूर इंक्लूड करें। उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं। पॉवर्टी को वही मैंने बोला। तो पॉवर्टी से रिलेटेड आपके मेन दो चार चीजें हैं, पॉवर्टी में समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो पॉवर्टी का डेफिनेशन एक अच्छे जगह से ले लीजिएगा। और जब भी आप पॉवर्टी की बात करें, ध्यान रखेंगे, एक तो नीति आयोग इसके एस्टिमेट करती है, और जो डेटा कलेक्ट करती है वो एनएसएसओ डेटा देता है। उसके लिए अमर्त्य सेन का जो भी कोटेशन है पॉवर्टी से रिलेटेड, उसको जरूर आप मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको जरूर आप, मैं कहेंगे तो मैं आगे उसको सारी चीजों को बता दूंगी। ठीक है, उसको जरूर एक लाइन में आप नोट करेंगे, उसमें जरूर देंगे। तो इसमें मेन है पॉवर्टी की, सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट डेटा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में जाए आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, सबसे पहले। उसके बाद सेकंड चीज है कि एस्टिमेट कमिटीज बनी थी। जो पहला अलग कमिटी थी 1979, रंगराजन कमेटी आई, लकड़ावाला कमेटी आई, तेंदुलकर कमेटी आई। ठीक है, जितनी कमेटी आई और सबका एस्टिमेशन अलग अलग है। ठीक है, कि किसी ने 37% तक हमारी पॉवर्टी को बताया। और जब जब बताया, लास्ट में नीति आयोग 2015 से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। जब वो काम करना शुरू किया तो उसके एस्टीमेट में क्या है नीति आयोग का। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी कि जितनी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा जाए, आपको जब भी बैलेंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तो आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। क्योंकि उसके बिना आप इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते आंसर को। जितने भी प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, आपको तुरंत मेंशन करना होगा कि हालांकि इसमें गवर्नमेंट का ये एफर्ट आ रहा है। ठीक है, इसके कारण ऐसा एलिवेशन हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट लाएंगे आप, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट लाएंगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी जोड़ेंगे। इन चीजों को किया बिना यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इन चीजों को वहां पे जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद सारा डेटा जो भी नीति आयोग के डेटा है, एनएसएसओ भी जारी रिपोर्ट करती है, वहां से आप रिपोर्ट करेंगे। एस्टीमेट कमेटी को अच्छी तरह याद करके रख लेंगे। ये नहीं कि एग्जाम टाइम पे पढ़ना, एस्टीमेट कमेटी की सारी रिपोर्ट अभी तैयार करके रख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इसे इसे अच्छी तरह। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट तो उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन आता है। अर्बनाइजेशन से जो क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा सेटलमेंट से जो क्वेश्चन है, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि वीडियो के अंत में बताने जाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, हमेशा उसे रोज उस पर काम करना है। तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंजेस पूछे जाते हैं। जब भी हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो आपका जो डेफिनेशन शुरू हो अर्बनाइजेशन से, वो ये शुरू होगा, इवन आप शुरू करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से कितने अर्बनाइजेशन, हमारा कितना परसेंट अर्बनाइज था, पॉपुलेशन हमारा अर्बन कितना था और आज कितना है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 31 या 32%, वो आप बताएंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद मेन जो क्वेश्चन यहाँ से जनरली जो पूछा जाता है, वो चैलेंजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके आप दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन से अर्बनाइजेशन के सामने कौन कौन से क्या क्या चुनौतियां हैं। और चुनौतियों को जब आप उसके लिए सॉल्यूशन देंगे, फिर वही आ जाता है आपके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आ जाते हैं। और उस जगह पे जब भी अर्बनाइजेशन की बात होती है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग नहीं है,
सिविक सिविक जो फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो भी ऐसे उनके प्रोग्राम्स से लॉन्च हुए हैं उनको आप बताएंगे, सैनिटेशन से रिलेटेड है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रोडवे से रिलेटेड है, जो भी ऐसी चीजें हैं आप उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। और उसमें जब जाएंगे तो हालांकि अगर आपसे रूरल पूछा जाए डेवलपमेंट या अर्बन पूछा जाए, स्पेशली इन रूरल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन में आप पूरा के कॉन्सेप्ट को जरूर देंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने दिया था पूरा का कॉन्सेप्ट। उनका कॉन्सेप्ट ये था, शायद 2007 में दिया था। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अर्बन पॉपुलेशन को रोकने का और माइग्रेशन जो हो रहा है रूरल टू अर्बन, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह बनाई जाए, हर मेट्रोपॉलिटन या फिर हर बड़े शहर के बाहर के क्षेत्र में जो सबर्न होते हैं वहां के क्षेत्र में एक ऐसी गांव के बाहर या फिर गांव से, हाँ ये कह सकते हैं कि जो अर्बन रूरल एरिया से बाहर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पे अर्बन वाली सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन वो कम हो जाए। क्योंकि मेन जो जाते हैं वो लोग अट्रैक्ट होके जाते हैं शहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ बेटर फैसिलिटी है, बेटर रोडवेज है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसके लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों, ये सारे पैरामीटर्स पे अगर काम होता है, पूरा में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो पूरा को एक बार जरूर देख कर जाएंगे। पूरा हर जगह काम आपको देने वाला है। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ दो तीन और अभी टॉपिक बचे हुए हैं, उस पर कल डिस्कस करूंगी। आज कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने एसडीजी के लिए पूरा नोट तैयार कर लिया होगा, एसडीजी के पूरे गोल्स, उसको हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सारे गोल्स को इतना मैं बता देती हूँ कि सारे जीएस के पेपर में वो 17 गोल्स कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, सबसे पहला। उसके बाद आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी जितनी रिपोर्ट्स है या उसे जरूर अच्छे से देख लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। जितने भी इकोनॉमी से मुझे लगता है 40% जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ उसमें आ जाएगा। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर देंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे। और जितनी कमिटीज की रिपोर्ट है, जितनी कमिटीज बनी है पॉवर्टी पे, ठीक है, अलग कमिटी है, रंगराजन कमिटी, जितनी कमिटी, वो सारे कमिटी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। फिर आता है बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी भी कमिटीज बनी है, नरसिम्हन कमेटी हो गई, चलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, जितनी इनकी कमिटीज हैं वो भी आप देख लेंगे एक बार। तारापुर कमेटी का क्या रिपोर्ट है, ठीक है, वो सारे रिपोर्ट आप एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, कुछ और चीजें हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल के बारे में जनरली पूछा जाता है। ठीक है। या फिर ये पूछा जाता है कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे स्टेट्स को जो दिया जाता है, पूल टैक्स पूल में जो शेयर दिया जाता है, अभी 42% शायद है, तो उसमें कैसे डिस्प्यूट क्रिएट होता है, और इसमें काफी ब्लेम किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर स्टेट्स के द्वारा। ठीक है। स्पेशली उन स्टेट्स के द्वारा किया जाता है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है। तो उस वहां पे भी आपको देखना है, और उससे रिलेटेड आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो भी हैं वो 280 और उससे रिलेटेड और जितने हैं वो आपको एक बार तैयार करके रखना है। और एक और आता है जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक जनरल क्वेश्चन एक अक्सर पूछा जाता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का क्या है, कि जितने हमारे स्टेट्स है, कंपोनेंट्स है, यूनिट्स है, उनसे मिलके हमारा सेंटर बनता है। हम किसी कोई भी सेंटर हमारा कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं है, सारे मिलके एक पूरी सेंटर को कंप्लीट करते हैं, पूरे देश की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि उनके जो आर्टिकल 263 उनके जो रिलेशन है, फाइनेंशियल है, लेजिस्लेटिव है, ये रिलेशन उनको याद रखना है, स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है। और इंटर स्टेट काउंसिल का जो भी 263 है शायद, इंटर स्टेट काउंसिल का जो रोल है इसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, वो आपको हमेशा याद रखना है, वो मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं, एक और बचता है डब्ल्यूटीओ वाले जो चैप्टर है ना मेन तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी सब्सिडी है, दोहा राउंड हो गया, सिंगापुर राउंड हो गया, जितने हैं उसी पे जाके ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सब्सिडी की जहां बात होती है। तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को किसी भी इंडियन इकोनॉमी की एक अच्छी बुक लेंगे,
बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप उसको ठीक से सिंप्लीफाई करके पढ़ के और एक अच्छा नोट्स तैयार करके इसका रख लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WTO से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल, उसके बाद मैं अगले वीडियो में और डिस्कस करूंगी। हर दिन आपको कुछ न कुछ ऐसे टिप्स बता के जाऊंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू।